Hello students, welcome to Chemistry Wizard and today's lecture is GOC #06। आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन का काम क्या है, हाइपर कंजुगेशन को पूरा फील यहाँ पर हम करेंगे। ये लास्ट लेक्चर है जीओसी में जहाँ पर हम इफेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। ये खत्म होने के बाद हम आगे की सीरीज को शुरू करेंगे। हाइपर कंजुगेशन जो है इसको प्यार से बोलते हैं हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस। जय सिया राम सभी को। सुबह के बजे हैं कुछ 5 और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर इसको एक और बात बोली जाती है सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब ये जो तीनों काम हैं रेजोनेंस से अलग है। अगर आपने रेजोनेंस अभी तक नहीं पढ़ा ना तो ये दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो रेजोनेंस पढ़ना जरूरी है। रेजोनेंस पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है रेजोनेंस वाले लेक्चर का, या फिर आप कहीं और से भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लेना इससे पहले, ठीक है। बुक से पढ़ लो, किसी और लेक्चर से देख लो, लेकिन देखना जरूरी है। अब इन तीनों नाम का मतलब हम समझेंगे। हाइपर कंजुगेशन का मतलब ढेर सारा कंजुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है या फिर सिग्मा बॉन्ड पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये पहले बता दें, ये होता है कार्बोकेटायन के अंदर, ये होता है फ्री रेडिकल के अंदर, और ये होता है एल्कीन के अंदर। ये तीनों में देखने को मिलेगा। और इन तीनों की स्टेबिलिटी के लिए या इन तीनों के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए या प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हाइपर कंजुगेशन के बारे में ज्ञात होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग कार्बोकेटायन के अंदर हाइपर कंजुगेशन। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, हाइपर कंजुगेशन इन, इसको मैं अभी नहीं हटा रहा हूं क्योंकि तीनों नाम समझाने हैं मुझे। कार्बोकेटायन के अंदर हाइपर कंजुगेशन, कार्बोकेटायन के अंदर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटायन के अंदर कैसे पता करेंगे। पहली बात तो कार्बोकेटायन क्या होता है ये देखो। मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर, Cl दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़कर चला गया, ये होता है कार्बोकेटायन। पहले भी बता चुके हैं आपको। इसको और अच्छे तरीके से कैसे लेंगे, ये कार्बोकेटायन है और इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। और ये वाला ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, खाली है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर ट्रांसफर, तो शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता हो। पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस। सर ऐसा तो हमने कहीं पर देखा ही नहीं, मजा नहीं आ रहा है। तो आपको मजा आए उसे करते हैं। ये वाला नाम समझ में आ गया। अब देखो इसको हटा देते हैं, चलो अब देखो इसको हटा देते हैं क्योंकि मजा नहीं है। ये तो सिर्फ नाम समझाने के लिए था कि ऐसे होता है, सब में समझाएंगे ऐसे। अब होता क्या है देखो, जैसा आपने पढ़ा है, जैसा आपने किताबों में देखा है, कोचिंग में, स्कूल में आपको पढ़ाया है, वैसे देखते हैं। यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। होगा क्या, हाइड्रोजन अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देकर चला जाएगा और H+ की फॉर्म में यहां पर रहेगा। ये हटा नहीं है, कंपाउंड के अंदर ही है, बट स्टिल ऐसा दिखाते हैं इसको। और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है उससे बन जाएगा एक बॉन्ड और ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसका एक नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका एक नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोजन गया है तो ये हाइड्रोजन भी जा सकता है। मान लो ये हाइड्रोजन चला गया, तो एक ये दूसरा NBRS हो गया इसका। जैसे ये हाइड्रोजन गया, जैसे ये हाइड्रोजन गया, वैसे ये हाइड्रोजन भी चला जाएगा।
तो ये हो गया इसका तीसरा NBSR सॉरी। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन थे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बने, या बोले नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाला अटैच्ड कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और उसी से लगे हुए हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। इसको नहीं गिनेंगे, इसको गिनोगे तो काम खराब हो जाएगा, इसको नहीं गिनना है। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर होगा नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या बोले इनको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, दिख रहा है रेड कलर से, हाँ, तो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? और जितने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? देखो एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, हटा दें। अब देखना इसमें कितने NBRS बन रहे हैं ना। ओके, तो हमको चेक करना है कि NBRS किसी के भी अंदर कितने बन रहे हैं। मान लो मैं ये बनाता हूं, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मान लो ये बना दिया मैं। अब बताइए इसमें NBSR कितने होंगे? इतने सारे कार्बन दिख रहे, मजा आ गया। लेकिन हमने बोला जस्ट बगल वाला कार्बन होना चाहिए, जस्ट बगल वाला कार्बन। एक तो ये, एक ये, तो जस्ट बगल वाला कार्बन है यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा कार्बन है, एक एक लगे हुए हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल NBRS कितने होंगे? 2। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जस्ट बगल वाले के कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हों वो क्या हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो मैंने बोला जितने ज़्यादा NBRS उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो देखो ये कौन है? 1 2 3 अल्फा कार्बन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। दो अल्फा कार्बन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। एक अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। मैंने बोला जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि ये इसको बोलेंगे 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन। और सबसे ज़्यादा इनमें स्टेबल होगा ये वाला, फिर होगा ये वाला, और फिर होगा ये वाला। तो इससे क्या पता लग गया हमको? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पता लग गया कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? या आप इसको ऐसे समझने को आप ऐसे भी समझ सकते हो ना कि देखो ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा, तो ये इसको स्टेबल कर रहा है। लेकिन प्लस आई इफेक्ट तो बात की बात है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई इफेक्ट इज लाइक मैं सबका हूं और सबका नहीं भी। ठीक है, मेरी बहुत वैल्यू है मार्केट में बट ज़्यादा लोग समझते नहीं हैं। आई इफेक्ट बहुत अच्छा है बट वो बहुत वीक है एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन, एज कम्पेयर टू मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोकेटाइन से रिलेटेड सारी बातें। अब बात करते हैं और किसके अंदर होता है। 1 2 3। अब देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन और किसके अंदर होता है ना। सिर्फ एक नाम है हाइपर कंजुगेशन, GOC6 भी हटा देते हैं, थोड़ा बोर्ड कवर हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन
ठीक है। अच्छा, अब और किसके अंदर होता है, ये होता है मैंने बोला फ्री रेडिकल के अंदर। फ्री रेडिकल के अंदर NBRS, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मैंने आपको बताया, नहीं बताया अभी तक सर, देखो मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर जिसकी कार्बन और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग बराबर है, प्लस आपने उसको दिया है हेल्पर, यानी कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल। तो क्या होगा, एक होमोलिटिक फिजन होगा और एक स्पीशीज जनरेट होगी। उस स्पीशीज का नाम है फ्री रेडिकल। ये और किस तरीके से नजर आती है, मैं इसको और तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं। ऐसे यहां पर डॉट, या फिर इसका और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये ऑर्बिटल वाला। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, यानी कि रेजोनेंस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, कम से ज़्यादा की तरफ मार कर गए। तो इस तरीके से क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन, बट मज़ा नहीं आ रहा। तो जैसा आपने किताबों में देखा, जैसा आपने कोचिंग स्कूल में पढ़ा, वैसा देखते हैं। जैसा नहीं पढ़ा तो फिर ये देखो, इसको हटा रहे हैं और अब देखते हैं कि कार्बोकेटाइन में जैसे बताया था वैसा हाइपर कंजुगेशन यहां कहां होता है। यहां पर हाइपर कंजुगेशन किस प्रकार होगा, चेक करते हैं। ला 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 ला। अब देखो क्या होगा, ये होमोलिटिक फिजन होगा। क्यों, मैंने बोला हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल, रेडिकल को देख के रेडिकल बनता है। तो फ्री यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मुझे ऐसा बनाना चाहिए, कुछ लोग कमेंट कर देंगे वरना। तो ये अब क्या होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और H डॉट यहाँ पर अलग से निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना। सेम इस हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, और सेम इस हाइड्रोजन के साथ हो सकता है। एक, दो, तीन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही क्या, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है इसके बगल वाले, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, इजी। ठीक है, तो यानी कि और इसकी स्टेबिलिटी भी बिल्कुल कार्बोकेटाइन जैसी है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा है, कोई का फर्क नहीं है, सिर्फ बॉन्ड टूट कैसे रहा है उसका डिफरेंस। अब जो है इसके अलावा कहाँ होता है, इसके अलावा होता है एल्कीन में, और वो थोड़ा देखने वाली चीज़ है, उसमें मज़ा आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसका जो अल्फा कार्बन है वो किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है, तो फटाफट इसको नोट कर लें, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ये बिल्कुल कार्बोकेटाइन जैसा है, फ़र्क है थोड़ा सा एल्कीन के अंदर। तो एल्कीन के अंदर अब मैं देखना चाहूँगा, हटा दें हटा दें हटा दें, चलो सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, पहले केमिस्ट्री पढ़ लो फिर देखी जाएगी। एल्कीन, किसी ने हमसे कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, फिर हमको उसे ब्लॉक करना पड़ा। मैं तो FIR भी करवाने वाला था, शराफत नहीं करवाई। एल्कीन, ये एक एल्कीन है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब होता है एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास एक डबल बॉन्ड हो, तो ये एल्कीन है। एल्कीन है तो इसके अंदर किस तरीके से होगा वो देखते हैं। क्या होता है, ये एल्कीन है, इसमें बनाने के लिए कैसा बना इसकी कोई वो नहीं है। इसको थोड़ा खोलकर अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसा दिखेगा, होता क्या है, ये कार्बन अपने सारे इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है,
सॉरी, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर चला जाता है हाइड्रोजन और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। और हमने तो देखा है ऐसा होना मतलब कि कंजुगेशन, कंजुगेशन पढ़ने के लिए आपको रेजोनेंस 1 देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा यहाँ पर, और इसका पहला हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा HCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव यहाँ पर लटकता रहेगा, H पॉजिटिव यहाँ पर लटकता है। तो दिस इज फर्स्ट NBSR। अब ऐसा आप इस हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हो, ऐसा इस हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हो। ये पूरा का पूरा अपने आप में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का हक दोनों कार्बन पे बराबर होता है। उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन का अल्फा कार्बन कहा जाता है। इसके बाद एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा NBSR। इससे कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 NBSR। यानी हम ये कह सकते, और मैं बोलूंगा जितने NBSR, जितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NBRS, सॉरी, जितने NBRS, जितने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन। ठीक है, ये एक रूल है। रूल का नाम नीचे कमेंट करें जिसको पता है। ठीक है, ऐसा कौन सा रूल है जो कहता है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज स्टेबल? कौन बोलता है ऐसा? रूल का नाम बताएं। तो अब क्या है कि एल्कीन में इस तरीके से होता है। जो एक एग्जांपल करते हैं और चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे एल्कीन की। 1 2 3 देखो, एक ये एल्कीन है, एक ये एल्कीन है, ये मार्कर गलत चूज कर लिया है। 1 2 3 4, एक ये एल्कीन है। आपको ये बताना है मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। कुछ गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा। चलो, सबसे स्टेबल एल्कीन का नाम बताएं। चलो देखो, ध्यान से देखो। इसके पास ये कार्बन, ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड है। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 अल्फा कार्बन, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, 1 2 अल्फा कार्बन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। इजी, क्लियर है? क्लियर है। चलो आखिरी आखिरी आखिरी, चलो सेकंड लास्ट सवाल। अब 1 2 ओके। सच बताऊं तो ये क्वेश्चन बहुत टीचर्स कराते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, क्या कहें उनको, अपना बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए मुझे लगता है अगर कोई टीचर ये क्वेश्चन नहीं करा रहा ना, तो मतलब कि वो काट रहा है आपका। ओह माय गॉड, लगता है लेडी टीचर। चलो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा मैं फॉर माय दिस मजाक। ABC स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। इसके पास भी 6 हैं, इसके पास भी 6 हैं, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे बताओगे? अगर किसी ने आइसोमेरिज्म पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांस है, ये सिस है, और ट्रांस और सिस में से ऑब्वियसली ट्रांस हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये दूर हैं, ये और ये दूर हैं। दूर हैं तो रिपल्शन कम होगा। यहाँ पर बड़े बड़े करके है ना रिपल्शन होगा, इसमें दूर हैं तो रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ रिपल्शन होगा, कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, और तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसको जज करें,
ये तो हमने बोल दिया ये सेकंड पे है या थर्ड पे है, या ये बोल दूं ये फर्स्ट पे है या सेकंड पे है। अब इसका बताइए, इसमें ये सबसे आगे आएगा या सबसे पीछे आएगा? देखो मैं बता दूं आपको, ये सबसे पहले आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूं मैं। देखो एक काम करते हैं, इन तीनों का एक एक नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। इसका नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, सॉरी, ये इसका पहला नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसका बनाएंगे, क्या करा हमने, एक हाइड्रोजन निकाल दिया इसमें से और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया और डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, क्या किया, ये बॉन्ड यहां गया और यहां पर डबल बॉन्ड बना। इसका बनाकर देखूंगा तो कैसे बनेगा, इनमें से कोई भी एक चला जाएगा, इसको ले जाते हैं बाय चांस, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। अब देखते हैं, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब इसको देखो, इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं, इसके पास ऑलरेडी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप चाहिए। इलेक्ट्रॉन ले रहा है एल्कीन ग्रुप, डबल बॉन्ड, हमने बताया था कि एल्कीन का माइनस आई इफेक्ट होता है। यहाँ पर देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। यहाँ देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस आई इफेक्ट दे ले भी रहा है, बट प्लस आई से दे भी रहा है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ लिए जा रहे हैं। इस वजह से ये मोस्ट स्टेबल है। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर दो हाइड्रोकार्बन्स हैं और एल्कीन्स हैं, तो उसकी एक पूरी सीरीज में आपको बता देता हूं कि किस तरीके से स्टेबल होंगे, और यहां पर बात खत्म हो जाएगी इस टॉपिक की। 1 ये समझ में आया, आई इफेक्ट नहीं पढ़ा है तो GOC#01 जाकर देखिए, उसके अंदर सारी की सारी बातें आपको कट टू कट समझ में आ जाएंगी। आई होप आप वो जाकर देखेंगे, और अगर आपने आई इफेक्ट देखा हुआ है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। चलो, तो अब मैं सारी एल्कीन्स जो पॉसिबल हैं वो बनाता हूं, और फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि किस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले ये एल्कीन है, मैं कार्बन नहीं बना रहा हूं, इसका मतलब होता है कार्बन है, उसके ऊपर चलो बना देता हूं यार, तुम भी क्या याद रखोगे। लो, आलस नहीं करना। एक ये एल्कीन है, मैंने आपको बोला था ये वाला सबसे स्टेबल, उसके बाद ट्रांस वाला, उसके बाद सॉरी वो थोड़ा छोटा हो गया, सिस वाला, उसके बाद ये जिसके पास सिर्फ एक अल्फा कार्बन है, और लास्ट ये स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका, एल्कीन्स का। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है सभी एल्कीन्स का, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर एल्कीन्स की स्टेबिलिटी भी हमने डन कर ली है, यहां पर स्टेबिलिटी सारी की सारी खत्म हो चुकी है। इस तरीके से आपका हाइपर कंजुगेशन करके जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। हमने पढ़ लिया आई इफेक्ट, हमने पढ़ लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, रेजोनेंस से रिलेटेड ही हमने टॉपिक देख लिया कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, और उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मीजोमेरिक इफेक्ट भी हम देख चुके हैं। लास्ट है ये हाइपर कंजुगेशन। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जितने भी इफेक्ट हमने पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है कि अगर कोई चीज एरोमेटिक है, ये हटा रहा हूं मैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 2 3 ओके। तो देखना ध्यान से, ये जो बात है ये कभी भी फेल नहीं होती, एक जगह पे होती है, वो मैंने आपको कल समझा दिया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में। AERHI
सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ एरोमेटिक है तो उससे स्टेबल कोई है ही नहीं। अगर कहीं पर इक्वल रेजोनेंस हो रहा है, क्या होता है इक्वल रेजोनेंस, ये देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इधर जाने पर भी सेम, इधर जाने पर भी, डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं इसको, डांसिंग रेजोनेंस। डांस करना मुझे आता नहीं है, हंस लोगे बिना फालतू। तो ये होता है इक्वल रेजोनेंस। रेजोनेंस तो आपको पता ही है। हाइपर कंजुगेशन, फिर जाकर आई इफेक्ट, यानी कि अगर आपको किसी की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है, किसी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है, कोई भी चीज जज करनी है तो आप इस ऑर्डर में जज करेंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आई इफेक्ट ऑफ हेलोजेंस इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस में मीजोमेरिक इफेक्ट काउंट कर रहा हूं। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। आप कुछ भी कर लो, इस ऑर्डर को आप फॉलो करोगे तो कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं होगी। क्लियर है? टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिक स्पीशीज आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। एरोमेटिसिटी सबसे पहले चेक करेंगे, इक्वल रेजोनेंस चेक करेंगे, उसके बाद अगर सब में ये दोनों भी हो रहे हैं तो फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर चेक करेंगे, उसके बाद जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल, या बोलेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट चेक कर लो। उसके बाद आएगा हाइपर कंजुगेशन और लास्ट में आएगा आई इफेक्ट। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है कि हेलोजेंस का आई इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट से थोड़ा स्ट्रांग होता है ड्यू टू डिफरेंस इन साइजेस एंड एनर्जी। ये मैं आपको मीजोमेरिक इफेक्ट के लेक्चर में समझा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। जितने भी स्ट्रक्चर थे, जितनी भी स्टेबिलिटी वाली बातें थी, सब हमने यहां पर देख ली है। अब हम देखेंगे आगे जाकर एक बहुत अच्छी सी सीरीज, उसके बारे में आपको पता लगेगा पोस्ट के थ्रू। ठीक है, तब तक ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।